साथियों, आप सभी का स्वागत है। और आज केंद्र की सरकार अपने 6 साल, जी हाँ, 10 सालों में से 2 टर्म उन्हें मौका मिला और 6 साल आज पूरे हो गए हैं। मात्र 4 साल और बचे हैं। अपनी वाहवाही की जा रही है, मातम है पूरे देश के अंदर। जी हाँ, मातम है। 1.5 लाख से ऊपर कोरोना वायरस की जो है वो आंकड़े पहुंच चुके हैं। हजारों लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। बिल्कुल अव्यवस्था ही अव्यवस्था है। और ऐसे मातम में भाजपा जश्न मना रही है। विपक्ष के तौर पर हमारा भी कुछ धर्म बनता है। विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि हम सरकार की भी वाहवाही में हम लोग वाहवाही करें। विपक्ष का फर्ज क्या है? विपक्ष का धर्म है कि अगर केंद्र की सरकार के ऊपर कोई बाहरी दबाव आए या सरहद पर कोई तनाव आए तो विपक्ष को सत्ता के साथ खड़े दिखना चाहिए, उसे ताकत देनी चाहिए ताकि बाहरी ताकतें या सरहद पर तनाव का फायदा दुश्मनों को ना मिल पाए। दूसरी बात, विपक्ष का धर्म होता है कि अगर सरकार ने जो वायदे चुनाव के दौरान किए थे उसे अगर भूल जाती है सत्ता में आने के बाद, तो विपक्ष का धर्म बन जाता है कि उन्हें उन वायदों की, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महिलाओं पे मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, ऐसे जो जुमले गढ़े गए थे उन्हें याद दिलाया जाए कि चुनावी वायदे आपके क्या थे। और अगर आप किसान, मजदूर, गरीब आदमी के खिलाफ नीतियां और कार्यक्रम लाते हैं तो विपक्ष का धर्म बनता है कि उस सत्ता के सामने खड़े होकर उसका विरोध करे, पुरजोर विरोध करे, जो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का यारिक का धर्म बनता है। मैं अब आपके सामने आंकड़े रख रही हूँ क्योंकि लोग ये कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। मुझे नहीं मालूम है ये पॉपुलैरिटी बढ़ने का आधार क्या होता है, किन मापदंडों पर किसी की पॉपुलैरिटी जो है वो जांची जाती है। मैं आपको बताती हूँ, 2 करोड़ सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा था। 6 साल में कितनी करोड़ नौकरियां? 2 छिक 12 करोड़ युवाओं को रोजगार हाथ में आ जाना चाहिए था। लेकिन हकीकत क्या है 6 सालों में? कि आज देश में बेरोजगारी 45 सालों में अपने चरम पर पहुंच चुकी है। बेरोजगारी सबसे चरम पर है। ये इस पे अगर पॉपुलैरिटी प्रधानमंत्री जी की जांची जाएगी तो बिल्कुल ग्राफ जो है वो माइनस में चला जाएगा। पॉपुलैरिटी की अगर आप बात करेंगे, राजनीतिक एजेंडा, आर्थिक एजेंडा, सामाजिक एजेंडा और फिर विदेश का एजेंडे आपके क्या हैं, आपकी पॉलिसी, आपकी नीतियां क्या हैं। राजनीतिक एजेंडों पर ये ढिंडोरा पीट रहे हैं। ट्रिपल तलाक हो, 370 धारा हो, आपका नागरिकता कानून हो, राजनीतिक एजेंडों पर ये अपने आप को कामयाब हो सकता है, देख रहे हो, क्योंकि इनके राजनीतिक एजेंडों पे, संघ के एजेंडों में ये मुद्दे 50 सालों में थे और लोगों ने अगर बहुमत दिया तो उस एजेंडों पे इनको काम करना था जो किया। लेकिन आर्थिक एजेंडे पर, देश की अर्थव्यवस्था के एजेंडे पर पूरी तरह फेल हुए हैं। सामाजिक एजेंडों पर पूरी तरह से फेल हुए हैं। पूरी तरह से देश को बर्बाद करने का काम पिछले 6 सालों में केंद्र की इस भाजपा सरकार ने कहा है। भ्रष्टाचार के मामलों में कहें तो विपक्ष के तौर पर याद दिलाऊंगी, 6 साल सब ताज़ा उदाहरण है, बहुत पीछे नहीं जाऊंगी। 6 सालों में अभी 6 दिन पहले के ही एक उदाहरण दूंगी। क्या नारा था इस मोदी सरकार का? बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार। अब की बार मोदी सरकार 6 सालों में, 6 दिन पहले का उदाहरण दे रही हूँ। हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो पीपीई किट घोटाले में दोषी पाए गए हैं। 5 लाख रुपए की रिश्वत, दलाली, घूसखोरी मांगने का उन पे आरोप लगा है। ये भ्रष्टाचार के ऊपर ताज़ा उदाहरण है। सामाजिक अगर हम कहें क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है, फिर ताज़ा उदाहरण है। भारत की राजधानी दिल्ली में जहां केंद्र शासित राज्य, इनकी सरकार, इनकी पुलिस, इनके नाक के नीचे दंगे होते हैं। इसी 2020 में दंगे होते हैं। 50 लोग उन दंगों में अपनी जान गंवा देते हैं और ये कहते हैं मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। समझ रहे हैं? उदाहरण दे रही हूँ एक का कि किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीकों पर कहेंगे तो नागरिकता कानून, देश है, लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक तरीकों से, गांधीवादी तरीकों से, अहिंसात्मक तरीकों से लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। लेकिन आपने उस अधिकार से लोगों को वंचित किया और जिन्होंने आवाज़, लोकतंत्र के तहत आपके कानून
जो देश के संविधान के खिलाफ थे, उठाए आपने एक एक को बदले की भावना से झूठे मुकदमे डालकर दबाव बनाकर उन्हें जेल भेजना शुरू किया है। ये मैं आपको आंकड़े बता रही हूँ। किसानों की पर मुद्दे पर आती हूँ। कहा था 6 साल में दुगनी आय करेंगे, दुगनी आय करेंगे। एमएसपी पर जो है किसानों को पूर्ण जो है वो पैसा मिलेगा। क्या किसानों की आय 6 साल में दुगनी हुई है? सोचिएगा, किसान आज भी कर्ज में है। चांदी अगर किसी की हो रही है तो बीमा कंपनियों की हो रही है। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि ये सरकार गरीब की, किसान की, मजदूर की नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। 6 साल में नीरव मोदी, भाई मेहुल चोकसी, विजय माल्या 6 साल भारत नहीं लौटे। भगाने में इनका हाथ है, लाने में नाकामयाब हुए हैं। उनके कर्ज माफ किए। जीडीपी, देश की विकास दर 7 थी। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के पूर्व गवर्नर, अर्थशास्त्री विशेषज्ञ, पूरे प्रधानमंत्री जो थे 7 पर छोड़कर गए थे। आज विकास दर देश की 4.2 है, 4.2। बेरोजगारी पर बताया, विकास दर पर। पेट्रोल डीजल के दामों पर आ जाइए। आज विश्व में पेट्रोल डीजल के दाम सबसे कम है, लेकिन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, पूरे विश्व में नंबर 1 पर कौन सा देश है जो पेट्रोल डीजल पे सबसे ज्यादा टैक्स वसूल इस देश की जनता से, आम जनता से कर रहा है? तो केंद्र की मोदी सरकार है। 69.3, जी हाँ, 69.3 टैक्स की वसूली पेट्रोल और डीजल पर कर रहा है। यही केंद्र की सरकार है। याद दिलाना चाहती हूँ, 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था $1 40 रुपए पहुंचा था, हो हल्ला मचा दिया था। देश की सरकार ने विपक्ष का धर्म निभा रही हूँ। याद दिलाऊंगी, आपके 2014 से पहले जो प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ दिखाते हैं, उनसे कहेंगे 2014 से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण भी दिखा दीजिए, एडिट किए बिना, छेड़छाड़ किए बिना दिखा दीजिए। $1 40 रुपए था, हो हल्ला मचा दिया था। और आज $1 की कीमत 75 रुपए पार कर चुकी है। पेट्रोल डीजल का मैं आपको बता चुकी हूँ, बेरोजगारी का मैं आपको बता चुकी हूँ। महिला सुरक्षा पर आते, बहुत हुआ महिलाओं पर वार। अब की बार मोदी सरकार, नाबालिग बेटियों के लगातार बलात्कार हो रहे हैं, और बलात्कार के आरोप इन्हीं के विधायक, इन्हीं के सांसद, इन्हीं के पूर्व केंद्रीय मंत्रियों पर लगते हैं। बेटी बचाओ के नारे के तहत बेटियों को नहीं बचाया जाता। अपने बलात्कार के दोषी नेताओं को बचाने का काम इस सरकार ने किया है। ये सबके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है, सब सबूत आपके सामने। मैं तो सिर्फ ये बता रही हूँ। वीडियो उठाइएगा। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कांग्रेस लेकर आई थी। गांव के गरीब को, गांव के लोगों को जो है साल में 100 दिन का काम देने का काम कांग्रेस ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण याद करिएगा, मनरेगा का मखौल और मजाक उड़ाया था, और आज 6 साल में उस मनरेगा को चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। 40,000 करोड़ दावा करते कि हमने मनरेगा में खर्च किया है। अरे क्योंकि कांग्रेस के समय पर जुमले नहीं गड़े गए थे, जुमले नहीं गड़े गए थे, जमीन पर हकीकत में काम किया गया था। और आज इसीलिए हम एक कदम आगे बढ़ के मांग करते हैं कि मनरेगा में जो साल में 100 दिन का काम मिलता है, उसे 200 दिन का काम उस गरीब गांव में रहने वाले मजदूर जो अपने घरों में लौट चुका, उसके लिए आपको करना होगा। एफडीआई पर आती हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विरोध किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अजय देश को, खुदरा व्यापार को, छोटे व्यापारियों को तबाह कर देंगे। मॉल आ जाएगा, विदेशी निवेश आ जाएगा, विदेशी कंपनियां आ जाएंगी, देश तबाह हो जाएगा। कांग्रेस ने एफडीआई में कितना प्रतिशत तय किया था? 49.5, यानी कि 50% से कम की भागीदारी एफडीआई में विदेशी कंपनियों की रखी थी। और 51% भारत का हाथ ऊपर रहेगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो इवन की सुरक्षा से, सेना के सुरक्षा उपकरणों से भी जो एफडीआई थी, उस एफडीआई को 49 से सीधा 74% पर ले गए हैं। यानी कि आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी विदेशी लोगों का निवेश को जो है वो बढ़ावा देने का काम किया है। आपने जीएसटी का विरोध किया था। उठाइएगा कि जीएसटी से जो है वो मार पड़ेगी व्यापारियों के ऊपर, उसको लूटा जाएगा। ये आप उसका विरोध करते थे प्रधानमंत्री जी 2014 के अपने भाषणों में, देखिएगा। लेकिन इसी जीएसटी के बल पर आप
देश की सरकार चला रहे हैं, व्यापारियों से जीएसटी के तहत आप पैसा लेकर। आधार का विरोध किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनकी पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। आज मात्र इसी एक आधार की वजह से जनधन खाते खुल पाए, और आज इसी आधार की वजह से ही मात्र इन जनधन खातों में सीधे पैसे भेजने का दावा जो है वो कोई और नहीं, केंद्र की मोदी सरकार खुद कर रही है। बात हुई थी चीन को आंखें लाल करके दिखाने की, पाकिस्तान को 56 इंच का सीना दिखाने की। आज तो नेपाल भी आंखें घूर घूर के प्रधानमंत्री जी को देख रहा है। चाइना हमारी सरहदों के अंदर आ चुका है। पाकिस्तान 56 इंच का सीना, पुलवामा जैसे, पठानकोट, नूरी फिल्में बनी, वाह वाह हुई, चुनाव जीत लिया, लेकिन आज भी मात्र राजनीतिक एजेंडे। कश्मीर में 370 धारा हटाना आपका राजनीतिक एजेंडा था। आप इसे कामयाबी कहते हैं, आप अपने एजेंडों को लागू करने को कामयाबी कहते हैं, और हम ये कहते हैं विपक्ष, आपका एजेंडा लागू करने के बाद देश को हासिल क्या होता है, कामयाबी उस पर निर्भर करती है। आप कामयाबी देखते हैं कि 370 धारा हटाना आपकी कामयाबी थी, लेकिन हम देखते हैं कि उस 370 धारा को हटाने के बाद कश्मीर को 3 भाग में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा लेकर केंद्र शासित राज्य कर दिया, लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया, नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ने आप गए थे, लेकिन आज भी आतंकवाद की आग में कश्मीर चल रहा है। तो आपकी 370 धारा हटाना आपके लिए कामयाबी होगी, लेकिन हम अगर उस कामयाबी को एक कदम आगे बढ़कर आपके धारा 370 हटाने के बाद देखते हैं तो बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिला उस कश्मीर को और इस देश को, दोनों को कुछ नहीं मिला। दिल्ली के दंगे आपकी नाकामी, आपकी नाक के नीचे भारत की राजधानी दिल्ली में होते हैं। ये है, मुझे नहीं मालूम है, ये जो पॉपुलैरिटी देखते हैं, अरे मोदी जी ने कुछ किया है तभी तो दोबारा और बहुमत लेकर आए हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो भुखमरी के आंकड़े आ रहे हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 111 से 144 पहुंच चुका है। सर्वे बता रहे हैं कि लोग अब खुश नहीं हैं, क्योंकि वो बेरोजगार हैं, महंगाई से त्रस्त है वो मजदूर जिसकी नौकरियां छूट गई, वो त्राही कर रहा है। लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी, महिलाओं में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बंद क्यों कर दिया आपने? पता लगना चाहिए ना, बहुत हुआ नारी पर वार। अब की बात मोदी सरकार के बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े आने चाहिए थे देश के सामने, रोक क्यों दिए? क्योंकि वो आपको बेनकाब करते हैं। वो बताते हैं कि देश में महिलाओं के ऊपर, हमारी माँ बहन बेटियों के साथ अपराध कम नहीं हुए हैं, उल्टा आप ही के नेता उसमें शामिल हो चुके हैं। पूंजीपतियों से काला धन और उन्हें घसीट कर देश लाने की बात थी, उल्टा उनका कर्ज माफ करने की बात हुई। इन सब मुद्दों पर मैं कहूँगी, आज बोलिए, आपने वोट दिया है तो आपका तो पहला हक बनता है कि देश की सरकार को जिन मुद्दों पर, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर जिन मुद्दों पर आपने वोट दिया था, अगर वो सरकार 6 सालों में नहीं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी है तो सबसे पहले बोलने का हक तो उनको है। लेकिन वो क्यों खामोश है मुझे नहीं मालूम है। हमने वोट नहीं दिया, मैंने वोट नहीं दिया क्योंकि मैं विपक्ष हूँ, और मैं विपक्ष के तौर पर, हम कांग्रेस विपक्ष के तौर पर अपना धर्म निभा रहे हैं। इस देश के गरीब, मजदूर, बेरोजगार, पीड़ित की आवाज़ बनकर हम बोल रहे हैं। हमें इसीलिए चुना गया था, उन्हें सत्ता सौंपी कि वो शासन करे, राज करे। हमें विपक्ष में बिठाया कि हम पहरेदारी करें। हम विपक्ष में बैठकर इस जनता के लिए पहरेदारी कर रहे हैं। हम सरकार को चेता रहे हैं कि आपने जो वायदे किए से पूरे करिए। आप जो लेबर कानून में मजदूरों के खिलाफ कानून लाए हैं, अगर लाएंगे तो ये विपक्ष आपका जीना हराम कर देगा, आपका विरोध करेगा। तो आप सभी से कहूँगी, आवाज़ बुलंद कीजिए, वरना ये सरकार अपनी पैकेजिंग, अपनी मार्केटिंग, करोड़ों रुपए के विज्ञापन, गोदी मीडिया कहें, फर्जी अपनी वाहवाही में पॉपुलैरिटी के सर्वे कराकर, अंधभक्तों को उसकी रेस में लगाकर, फर्जी हैंडल से उस पर वोट करवाकर एक झूठी तस्वीर इस हिंदुस्तान की पेश करने जा रहे हैं।
हकीकत और असलियत क्या है वो ज़मीन पर आपने और हमने खास तौर से इस त्रासदी के समय पर देखी है। मैं आप सभी से कहूँगी, बोलिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मैंने आपको उदाहरण दे दिया, हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष का, दंगों पे भारत की राजधानी का दे दिया, अर्थव्यवस्था पर, बेरोजगारी पर, पेट्रोल डीजल पर, मनरेगा पर, एफडीआई पर, जीएसटी पर, सब चीज़ों के उदाहरण बेनकाब किया है केंद्र की 6 साल की मोदी सरकार को। और मातम में जश्न मनाते हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए कि लोग भूख की कगार पे हैं, लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आप उन्हें आर्थिक मदद नहीं देते, आप उन्हें कर्ज देने की बात करते हैं, आप उन्हें कर्ज देने की बात करते हैं। आप किसान का कर्ज माफ नहीं करते, आप छोटे छोटे कुटीर लघु उद्योगों का कर्ज माफ करने की बात नहीं करते, आप पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर देते हैं। जब हम ये कहते हैं कि इस त्रासदी में कर्ज मत दीजिए, इस त्रासदी में लोगों को आर्थिक मदद कीजिए। जिस भारत की सरकार का अपना सालाना बजट ही 30 लाख करोड़ का है, वो भद्दा मजाक करते हैं, 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित कर देते हैं। और पैकेज में पता लगता है किसी के हाथ में कुछ नहीं आया, सिर्फ वो कर्जा है। आप जाएंगे तो आपको कर्ज मिल जाएगा, आप कर्ज ले लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं? बोलिए। स्पीकअप इंडिया के 10 करोड़ लोगों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। और आज 6 साल में 6 years इंडिया इन पेन, 6 year इंडिया इन टीयर्स। भारत आज आंसुओं में है, भारत आज पीड़ा में है। और आप इन भाजपा के लोगों से सवाल करेंगे तो आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे, आपके पर मानहानि के दावे करेंगे, आप पर एफआईआर करेंगे, आपको जेल भेजने की, क्योंकि सत्ता में है, ताकत में है, कानून इनकी जेब में है। ये आपको डराएंगे, धमकाएंगे। और अगर आप इनके पास जवाब नहीं होंगे, क्योंकि 6 साल में इतना काम किया है, इनके पास तो बताने के लिए समय कोई शब्द मुंह पे आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जब भी आप इनसे सवालों के जवाब पूछेंगे तो ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार, नेहरू पर चले जाएंगे। ये नेहरू तक जाएंगे। लेकिन बेरोजगारी, भूखमरी, महिला सुरक्षा के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर, महंगाई के ऊपर तबाही, हाहाकार मचा हुआ है, इसके ऊपर जवाब नहीं देंगे। क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, इसीलिए हमेशा ये नेहरू से लेकर गांधी परिवार, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तक हमला करते हैं। क्योंकि ये जब ये नाम लेते हैं तो आप समझ लीजिएगा इन्होंने अपनी हार स्वीकार ली, इन्होंने अपनी नाकामियों को स्वीकार लिया है। क्योंकि हम बेरोजगारी पे पूछते हैं, इनके पास जवाब नहीं होता है। हम भुखमरी पर पूछते हैं, हम देश की अर्थव्यवस्था पे पूछते हैं, हम सरहद पर क्या हो रहा है पूछते हैं कि बताइए देश को क्या हो रहा है। लेकिन ये जवाब नहीं देते हैं। मैं आप सभी देशवासियों को कहूँगी, ये आपका और मेरा देश है। ये जो सत्ता में बैठे हैं ना, जाते जाते एक शब्द उनको कह देती हूँ। इनका ये कहना है कि देश की सरकार से कुछ सवाल कर रहा, देश पे सवाल खड़ा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ कहना, देश को कटघरे में खड़ा करना है। ये इनकी गलतफहमी है। मोदी सरकार देश नहीं है, देश की सरकार है। और उस देश की सरकार से देश हित में प्रश्न करने का, सवाल करने का, उनसे जवाब पाने का हमारा अधिकार है। और इस अधिकार से हमें कोई भी वंचित नहीं कर सकता। किसी गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप देश की सरकार से सवाल करके आप देश को कटघरे में खड़ रहे। नहीं, आप देश की सरकार से सवाल करके आप उसकी चुने हुए नुमाइंदों को, उनके प्रधानमंत्री, गृह मंत्रियों को, उनके श्रम मंत्रियों को, उनके रेल मंत्रियों को, उनके जो वित्त मंत्री को, उनके रक्षा मंत्रियों को आप सवालों के घेरे में लाते हैं। और ये करना, सवाल पूछना लोकतंत्र की हमारी आज़ादी है। और हमें देश हित में सवाल पूछने होंगे, बिना डरे पूछने होंगे। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। लॉकडाउन 5, जी हाँ, लॉकडाउन 5 की सुनने में आ रहा है, घोषणा हो चुकी है 31 जून तक। मैंने तो पहले ही कह दिया था ये लॉकडाउन अब धीरे धीरे खोल रहे हैं। 1.5 लाख लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। मैं आपसे फिर बार बार कह रही हूँ, सरकारों ने हथियार डाल दिए हैं, आपको खुला छोड़ दिया है कि अब अपनी जिम्मेदारी आप निर्भर बने, अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। इसलिए कहूँगी घरों में रहिए, जितना हो सके घरों में रहिए।
एक दूसरे से दूरी बनाकर रखिए, हाथों को लगातार धोते रहिए, बाहर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल, हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करें। बस मैं इन्हीं बातों के साथ आपको शुभकामनाएं देती हूँ और कहूँगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा, ताकि पिछले 6 सालों की मोदी सरकार, भाजपा संघ सरकार की जो नाकामियाँ मैंने आपको गिनवाई हैं उन्हें आप बेनकाब कर सके, उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर सके, ताकि इस देश के आम जन को, इस देश को जवाब मिल सके। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।